Now this is General English Paper 1 First Language for BA, BSc, BCom, BBA and other UG courses. ठीक है. Now this is the syllabus of Unit 1. You have poem In the Bazaars of Hyderabad by Sarojini Naidu. Prose The Eyes Are Not Here by Ruskin Bond. Vocabulary, word roots, grammar, nouns, speaking, getting someone's attention and interrupting, post reading, creativity. These are the topics we have to cover in the Unit 1. Now let's start. Poetry in the Bazaars of Hyderabad. It is written by Sarojini Naidu. The summary of this poem is Sarojini Naidu, she born in 1879. 1879 में born हुई उन्होंने and she died on 1949 after the independence. So an Indian poetess, she is wrote the poem In the Bazaars of Hyderabad. The poem name is In the Bazaars of Hyderabad. To comprehend the context in which this poem was written, one must first be aware that Sarojini Naidu was a famous political figure in the Indian freedom struggle. This is the important point. सरोजिनी नायडू क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के वो टाइम के थे इनो पोएट. सो थ्रू आउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी शी वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर थे ना उत्तर प्रदेश के इन द इंडिपेंडेंट इंडिया में एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे सरोजिनी नायडू. सो पोएम में जब भी आपको समरी लिखने के लिए आता या क्वेश्चन आता, फर्स्ट यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएटेस. सरोजिनी नायडू के बारे में आपको पहले ये पैराग्राफ लिखना है. Now in terms of setting, the poem was composed to describe the bazaars of Hyderabad during the स्वदेशी मूवमेंट. जब स्वदेशी मूवमेंट निकला था, जब फ्रीडम के टाइम पे ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का था, तो जब इन्होंने एक इमेजिन करे कि अगर ये प्रोडक्ट्स को अपन बॉयकॉट कर दिए तो हमारे इंडियन हैदराबाद के जो बाजार रहते उसमें यहाँ के लोग जो है सो क्या क्या प्रोडक्ट को सेल कर सकते. लाइक दैट शी हैज़ रोट द पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. तो कब का है ये, स्वदेशी मूवमेंट के ड्यूरिंग के टाइम पे. ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इंडियन ऑप्टेड टू बॉयकॉट यूरोपियन गुड्स को वो करे थे लोग बॉयकॉट करने के लिए इन फेवर ऑफ इंडियन गुड्स. सो सरोजिनी नायडू थ्रू हर पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इन ए कैप्टिवेटिंग मैनर सॉ टू कम्युनिकेट टू आइडिया द मासेस दैट इंडिया इन रिच इन क्राफ्टमैन. इंडिया में जो है ना क्राफ्टमैन की कोई कमी नहीं है, बहुत रिच है यहाँ के लोग क्राफ्टमैनशिप में और ट्रेडिशन में, एंड डज नॉट नीड फॉरेन गुड्स. और लोगों को फॉरेन गुड्स की जरूरत भी नहीं है. बॉयकॉट करे तो ईजिली इंडियन गुड्स जो है सो इंडियन क्राफ्टमैन जो है सो मार्केट में ईजिली एंटर हो सकते हैं एंड दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स. ऐसा उनका थीम था. सो देयरफॉर शी पेंट्स ए विजन ऑफ ए बाजार. अब इन्होंने जो है सो एक माइंड में उनके विजन लाए कि जब ये बॉयकॉट कर देंगे अपन फॉरेन गुड्स को बिल्कुल ही, तो यहाँ के बाजार में क्या क्या रहेगा, डोमिनेटेड बाय द ट्रेडिशनल इंडियन गुड्स रहेंगे बोल के वो पोएम में डिस्क्राइब करे उन्होंने. द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड रेस्पॉन्सेस. तो यहाँ पर जो है सो कैसे फॉर्म में लिखे उन्होंने वो पोएम को, ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड रेस्पॉन्स है कि एक पूछ रहे हो वहाँ पर एक दुकान में के यहाँ दुकान वालों को इमेजिन कर ले के पूछ रहे कि आप क्या बेचते हैं, गोल्ड स्मिथ है तो आप क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कैसा बोलते हैं, तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसके बारे में वैसा उन्होंने डिस्क्राइब करे पोएम में. द शॉपकीपर रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन. इन्होंने क्वेश्चन करे कौन, पोएटेस ये, एंड द शॉपकीपर जो है सो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसके क्वेश्चन का. पोस्ट बाय द पोएट. शी यूज टू अप्रोच द रिवील द इमेज ऑफ द बाजार टू अस. सो वो चीज़ें जो उन्होंने क्वेश्चन कर रहे हो, जो क्राफ्ट्समैन उनको आंसर दे रहे, वो चीज़ें जो है इन द फॉर्म ऑफ पोएम अपने को डिस्क्राइब करें. द पोएम इज डिवाइडेड इंटू 5 स्टांजा की पोएम है ये, each with 6 lines. It has unusual rhyme system in which each stanza second, fourth and sixth lines rhyme. Rhyming is also seen in the third and fifth line में भी रहता है इसमें. The last stanza however is an exception. So now first you should know the words she has used in the poem. So these are the glossary. Wares, articles offered for sale. नाउ यू गेट द आइडिया नो कि ये पोएम किसके बारे में है अपने को, कि एक मार्केट में एक बाजार में जो है सो क्या चीज़ें जो है सो सोल्ड होने का है. अगर अपन ब्रिटिशर्स गुड को बॉयकॉट कर दिए वो टाइम पे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, अगर इंडियंस बॉयकॉट कर देने के बाद क्या प्रोडक्ट्स उन लोग मार्केट में ला सकते. तो वेयर्स बोले तो यहाँ पर पोएम में एक वर्ड यूज़ करें नो, वेयर्स आर्टिकल्स ऑफर्ड फॉर सेल. तो यहाँ पर के लोग जो भी चीज़ें सेल के लिए ऑफर कर रहे हैं उसको वेयर्स बोलते हैं. क्रिम्सन ए डीप रेड. अब गोल्ड स्मिथ है, कुछ लोग जो है सो यहाँ पर जेम्स वैसा रिंग्स वैसा बना रहे अगर कुछ तो उसमें यूज़ करते वो. ट्यूनिक एंड अपर गारमेंट स्लाइटली लॉन्गर देन ए शर्ट. ब्रोकेड ए रिच पैटर्न फैब्रिक टिपिकली वूवन विथ गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से बने हुआ रहता वो टाइम पे. ब्रोकेड बोल के एक क्लॉथ रहता, वो फैब्रिक कैसा रहता, वो गोल्ड एंड सिल्वर से लोग जो है सो उसको वूव करते. अंबर ए डीप येलो ऑरेंज कलर. डैगर ए शॉर्ट नाइफ विथ ए पॉइंटेड ब्लेड रहती है उसमें, यूज़ फॉर पीर्सिंग और स्टैबिंग के लिए यूज़ करते. जेड ए हार्ड ग्रीन सेमी प्रीशियस स्टोन. तो यहाँ पर इंडियन मार्केट में जो है सो
स्टोन्स को कैसा यूज़ करके जो है सो गोल्ड स्मिथ अपने को रिंग्स, नेकलेसेस एंड फॉर द किंग्स और क्वींस के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स बनाना, वैसा इमेजिन करे उन्होंने. पेडलर समवन हु ट्रैवल्स अबाउट सेलिंग हिज वेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके जो गुड्स को सोल करते हैं उन लोगों को पेडलर्स बोलते हैं. ग्रिडेल बेल्ट और कॉर्ड वॉन ऑन द वेस्ट, जो राजा हैं वो टाइम पे यूज़ करते थे ये वेस्ट में पहनने के लिए. स्क्रैबल ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए डैगर ऑफ सोड, सोड रखने के लिए एक प्रोडक्ट बनाते थे उसको. कि सिट्रॉन ए काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट, अब मार्केट में उन्होंने जो है सो फ्रूट्स के बारे में भी डिस्क्राइब करके व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स यू कैन सेल इन टू द मार्केट. सो एक टाइप ऑफ फ्रूट है ये सिट्रॉन फ्रूट, सिमिलर टू ऑरेंज रहता वो. सरंगी स्ट्रेंज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है सो प्लेड विथ ए बो, वैसे भी चीज़ें जो है सो म्यूजिशियंस वो लोग आके क्या करने वाले हैं मार्केट में, मैजिशियंस क्या करने वाले हैं. एकॉन एन इमीडिएटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एॉन टैसल ए बंच ऑफ डेकोरेटिव थ्रेड्स नॉटेड एक वन एंड, तो यहाँ पर जो सो फ्लावर्स को भी यूज़ करके कैसा मार्केट में लोगों सोल्ड करना है. एज्यूर ब्राइट ब्लू, चैपलेट गार्लैंड, हार वगैरह जो बनाते. न्यू गार्लैंड फ्रेशली प्लक्ड फ्लावर्स. सो नाउ you may get like that, you get the question in the part B. Do you think that the poet has realistic depicted the Indian market? ठीक है, ऐसे टाइप में आपको क्वेश्चन आता है. सो यू हैव टू राइट सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. वन क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम you will get it. So you have to write the summary. Now we'll see question number 2. Give the central theme of the poem in Bazaars of Hyderabad. Reading this poem in his experience that involves the sense of disgust. Like that also you can get the question. What do you think are the special features of the bazaar? How does it compare with the fair of bazaar in your own? For both you can write the same answer also. So in this poem Naido, first you have to write the introduction. ठीक है, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है. Like that in the poem in the bazaars of Hyderabad was written during the period. कब लिखी गई वो पोएम? व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पे था, जब अभी स्टार्ट कर रहे थे लोग फ्रीडम फाइटिंग के लिए, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था. जब स्वदेशी मूवमेंट में क्या था मेन थीम? टू बॉयकॉट द ब्रिटिश प्रोडक्ट. सो न्यूज़पेपर्स वर बैंड एट द टाइम और सरोजिनी नायडू केम अप विद द आइडिया ऑफ राइटिंग पोएट्री टू कन्वे. एंड जब न्यूज़पेपर भी बैन हो गए थे तो अब पब्लिक तक जो आइडिया पहुंचाना था, दैट टाइम ये पोएट जो है सो इमर्ज वे टू कन्वे द disseminate the message of Indian struggle for independence. Through this poem, the poet reminds Indians of the various Swadeshi Indian commodities available on the market so that they boycott their foreign products. So ये पोएम पढ़ के जो है सो लोगों के अंदर एक आन आके हाँ हम ये चीज़ें जो है सो बना सकते हैं और हम इसको इंडियन के ये फॉरेन प्रोडक्ट्स को जो है सो बॉयकॉट करते थे, उसको इंकरेज करने के लिए ये पोएम लिखी गई. मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट ओनली इन द बाजार ऑफ हैदराबाद. ये ब्रिटिश कंट्रोल के टाइम पे जो है सो लिखे सो है. कौन लिखे? वो सरोजिनी नायडू लिखे. एंड लोगों के अंदर उन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट जो निकाले थे बॉयकॉट करने के लिए लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि न्यूज़पेपर उस टाइम पे बैन हो गए थे. Now Sarojini Naidu described the magnificent things of life along with common scene in the bazaar of Hyderabad. The poem is set in the form of conversation हो रहा है यहाँ पर. पोएम में क्या हो रहा है यहाँ पर? कन्वर्सेशन हो रहा है between the customers and the vendors. So Sarojini Naidu has repeatedly asked question in every stanza. हर स्टैंडा में पोएम की आप देखेंगे शी इज आस्किंग ए क्वेश्चन अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड इन द बाजार. सो नायडू प्रेजेंट्स द सीन ऑफ द म्यूजिक प्रोड्यूस बाय द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट. ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से जो म्यूजिक प्रोड्यूस होता है प्लेड बाय द म्यूजिशियंस एट द चैंटिंग ऑफ द मैजिशियंस. और मैजिशियंस भी आके जो है सो वो बाजार में अपने मैजिक दिखा के लोगों को इंटरटेन कर रहे थे. द वेरियस फ्रूट्स बिलिंग टू सोल्ड बाय द फ्रूटमैन. फ्रूट्समैन भी थे वो मार्केट में. वेइंग ऑफ सैफ्रॉन, लेंटिल्स, राइस बाय द वेंडर्स एंड अदर डिपिक्शंस ऑफ डिफरेंट वेयर्स. वेयर्स बोले तो क्या है? आर्टिकल्स ऑफर्ड फॉर द सेल. डिफरेंट वेयर्स थे विच आर सोल्ड इन द बाजार. द पोएट हैज यूज वाइब्रेंट राइम्स यूज करे उन्होंने पोएम के अंदर. एंड द मैग्निफिशेंस ऑफ द बाजार के जो है इंपॉर्टेंस बताए एंड द प्रोडक्ट सोल्ड. द पोएट नॉट ओनली पॉइंट्स और द ब्यूटी ऑफ द मार्केट. ये पोएम में उन्होंने इतना अच्छा तरीके से बताया कि मार्केट कितने ब्यूटी है, कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अपने इंडिया के अपन मार्केट में ला सकते हैं. अपने को जो है सो मार्केट में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता अगर अपन ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स जो है सो अपन बॉयकॉट करें तो बोल के माइंड्स में लोगों के जो है सो ये लाए उन्होंने थॉट. To that assorted flowers available in the market but are also significant in terms of diverse colors. और उसमें जो है सो नो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के फ्लावर्स के जो है सो कलर्स को भी डिस्क्राइब करके मार्केट कितनी कलरफुल है विच सिग्निफाई द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर. एंड टेम्पररी मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट. कैसी मार्केट को रिप्रेजेंट करे उन्होंने जहाँ पर बायर और सेलर दोनों मीट हो रहे टू ट्रांसैक्ट देयर बिजनेस इज नोन एज फेयर. फेयर मीन्स जहाँ पर बायर और सेलर आते.
ठीक है. ए फेयर अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स में होता है 6 months ईयरली लाइक दैट. यूजुअली जैसे अपने पास एग्जीबिशन लगता ना, इन द एग्जीबिशन आल्सो इज नथिंग बट ए फेयर वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट एट ए रेगुलर इंटरवल, यूजुअली इन द सेम साइट एट द सेम टाइमर ऑफ ईयर and last for several days or weeks also. A bazaar on the other hand is a marketplace with many small shops रहते हैं, इसके अंदर stalls रहते हैं. Every year on September 8 a fair is held at our place. It lasts approximately 3 days and I have has vendors रहते हैं वहाँ पर all over the country for to sell the different types of articles. At the fair one can find clothes, artificial jewelry रहती है, local street food भी रहते हैं उसमें, swings रहते हैं children के लिए etc. Shops are usually put up on either side of the main road leading on the Catholic church. ये उन्होंने डिस्क्राइब करे उसके बारे में. Now, by combining these two answers, you can write the summary by your own. So, in this poem again, the Naidu described the beauty of traditional Hyderabad in the bazaar. She presented the lively pictorial scenes of merchants, vendors, peddlers. Peddlers means जो दूसरे स्टेट से आके जो है सो यहाँ पर गुड्स को सोल्ड करते हैं अदर स्टेट में. गोल्डस्मिथ, फ्रूट्समैन भी है, फ्लावर्स गर्ल्स भी है सेलिंग देयर गुड्स. ऑल ऑफ whom answer the question of purchasers who buy their articles after detailing bargaining. So the poem also describe the musical instruments के भी बारे में जो है सो न बताए, being used and sold by the musicians and the magicians also who chant spells to bring charm for the ages to come. तो यहाँ पर मैजिशियंस भी आके जो है सो अपने मैजिक से लोग जो है सो वहाँ के जो मार्केट में लोग आते हैं, चिल्ड्रन, ओल्ड एज ग्रुप, पूरों को, यूथ को जो है सो लोग एंटरटेन करते. She glorifies Indian goods in the poem because during that time India was under the subjugation of British rule के अंडर में थे उन लोगों को, ब्रिटिश गुड्स यूज़ करने की हैबिट हो गई थी उन लोगों को. Were sold in the Indian bazaar instead of Indian ones. इंडिया में ब्रिटिशर्स आके उनके गुड्स को सोल्ड कर रहे थे instead of Indian goods. So the poet therefore is attempting the praise Indian goods. यहाँ पर उन्होंने प्रेज कर रहे हैं इंडियन गुड्स के, कि हमारे गुड्स भी कुछ कम नहीं है. If we boycott the products of Britishers, we can get different types of goods in our market. People to boycott foreign goods, ultimately supporting Indian independence को जो है सपोर्ट करने के लिए, एक्चुअली द मेन थीम ऑफ द पोएम इज टू सपोर्ट द इंडियन इंडिपेंडेंस. स्वदेशी मूवमेंट में जो है सो सरोजिनी नायडू ऑल्सो प्लेज ए वाइटल रोल बिकॉज वो टाइम पे जो है सो न्यूज़पेपर बॉयकॉट हो गए थे, लोगों तक पहुंचाना, अब लोगों बॉयकॉट करना प्रोडक्ट्स को बोले तो डर था कि हम कैसा फिर जो है सो रिप्लेस करेंगे गुड्स को. सो इनको लोगों को यहाँ के इंकरेज करे, उन्होंने सपोर्ट करे यहाँ के लोगों को कि इंडियन इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करो, बॉयकॉट करो गुड्स को. आवर इंडियन मार्केट इज ऑल्सो फुल ऑफ प्रोडक्ट्स, वी कैन सेल एंड बाई द प्रोडक्ट्स इन आवर ओन मार्केट. So readers should also pay attention to the times when the poetess uses the sense to enhance the realism of scenario. पूरा अपने को सिनेरियो बताया उन्होंने पोएम के अंदर लोगों को कि कैसा अपनी मार्केट को जो है सो अपन कलरफुल बना सकते हैं बोल के. दिस इज डेमोन्स्ट्रेट थ्रू ए यूज ऑफ रेंज ऑफ कलर्स इंक्लूडिंग सिल्वर, एज्यूर, द म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एज वेल एज द वर्ड्स ऑफ द सेलर्स एंड कंज्यूमर्स के जो इंटरैक्ट हो रहा वहाँ पर, क्या प्रोडक्ट है, इससे क्या मिलता हमारे को, लाइक दैट शी स्टिमुलेट एंड एजुरल सेंस. वाइल द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉल्स में डिफर, they have all been written to make the value of their existence clear. This is reinforced by the use of words like lemons, lentils के बारे में, राइस के बारे में, फूड आइटम्स के बारे में भी उन्होंने पोएम में जो है सो डिस्क्राइब करे. ऑर्नामेंट्स के बारे में, गोल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, गोल्ड स्मिथ के बारे में कि क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है सो आप वो कर रहे हैं. It is evident from the first that the poet is proud of the world she is depicting. She was from Hyderabad and so she probably familiar with the market. Market के बारे में उनको पूरी knowledge थी. So this is evident in the zeal with this she praises each shop and its wares. एक एक शॉप के बारे में और वहाँ के आर्टिकल्स के बारे में उन्होंने पोएम में जो है सो डिस्क्राइब करें. Although the speaker change frequently in the text, the same kind of feelings come through. The customer or customers are always engaged with what they are seeing. They are consistently interested in the products and the vendors are always willing to describe them in the detail. Vendors means the sellers. अगर कस्टमर्स कुछ क्वेश्चन पूछ रहे तो वेंडर्स आर विलिंगली, लोग जो है सो बहुत ही दिल से जो है सो पूरा डिटेल में कस्टमर्स को समझा रहे. वैसा उन्होंने सिनेरियो पोएम में बताया. दिस द पोएटेस सरोजिनी नायडू प्रेजेंट एन इंडियन मार्केट टू गिव अस ए सीन ऑफ द रिच इंडियन हेरिटेज, कि अपना इंडियन हेरिटेज कितना रिच है. This poem was her protest against European products and an appreciation of our own goods. Next we have prose. The eyes are not here. It is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on May 19, 1934 in Kasuli, Himachal Pradesh में born हुए and raised in Shimla, Jamnagar, Dehradun and Mussoorie. So he spent 4 years as a young man on Channel Island and in London. He is now based in Mussoorie.
द सोशल लाइफ इन द हिल्स, मसूरी में रहने के वास्ते उन्होंने जो उनकी सोशल लाइफ थी वहाँ पर हिल स्टेशंस में नियर द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, वेयर बॉन्ड स्पेंड हिज बॉयहुड, उनका बचपन जो है सो उन वहीं पर गुजरा था हिल स्टेशंस में, तो वो उनके माइंड में जो है सो थीम थे पूरे। हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन मोस्ट ऑफ बॉन्ड्स राइटिंग, तो ये बॉन्ड्स के राइटिंग में अपने को जो है सो वो देखने को मिलता। द रूम ऑन द रूफ, हिज डिबेट नॉवल वॉज रिटन व्हेन ही वॉज 17 एंड पब्लिश व्हेन ही वॉज 21, एक नॉवल लिखे थे उन्होंने द रूम ऑन द रूफ एट द एज ऑफ 17 एंड द बुक वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 21 व्हेन एट द एज ऑफ 21। द नरेटर वॉज ए यंग मैन, बिल्कुल उन्होंने 17 एंड हु वॉज ब्लाइंड। तो ये पोएम में जो है सो रस्किन बॉन्ड एक ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो पोएम जो लिखे नरेटर जो है वो क्या है, एक ब्लाइंड मैन है। ही वॉज ऑन हिज वे टू देहरादून, ही इज़ गोइंग टू देहरादून, ए यंग गर्ल सैट अलोन ऑन द ट्रेन, तो ट्रेन में जो है सो एक लड़की उनके बिसाइड में बैठी हुई थी। हर पेरेंट्स हैड एडवाइज हर टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस, किसके, वो लड़की के पेरेंट्स जो है सो सी ऑफ करने आए जब उनको प्रिकॉशंस दे रहे, विच शी डिफिकल्टी ऑब्जर्व। द नरेटर स्लोली एक्वेंटेड विद द गर्ल एंड आस्क वेयर शी वॉज गोइंग, शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गेट डाउन एट सहारनपुर एक प्लेस है, वहाँ पर उनको जो है सो गेट डाउन होना है, विच वॉज हार्डली 2 आवर्स जर्नी थी वो। द राइटर टुक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड केप्ट हिज ब्लाइंडनेस हिडन, तो यहाँ पर जो है सो नरेटर क्या है, ब्लाइंड है, तो उन्होंने वहाँ पर जो है सो प्रिकॉशंस कर रहे अपने आप में, उन्होंने के सामने वाला उनको ब्लाइंड नहीं समझना बोल के। ही सेड द गर्ल एंड इंटरेस्टिंग फेस, उनको बोल रहे कि आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड कॉन्ग्रेचुलेट हर, शी वॉज ओवरजॉयड, उन्हें भी जो सुनने वाली लड़की है वो जो सो सुन के जो है सो बहुत ओवर खुश हो गई एट सच ए कॉम्प्लीमेंट एज एवरी वन एल्स, कोई भी जो है सो अपना कोई ब्यूटी डिस्क्राइब करे तो जैसा खुश होते हैं वैसा वो भी गर्ल जो है सो बहुत कॉम्प्लीमेंट पे एंजॉय हुई उन्होंने। एल्स हैड मैंशनड she had a lovely face, the writer was attracted to her sweet voice and the scent smell on her hair, and he observed that her voice is also sweet and her hair are smelling very nice. He felt like touching the girl's hair as she was about to get down, but he could not. He wanted to touch the girl's hair, but he could not because of his modesty. Another passenger entered. Now she get down at the Saharanpur. Now what happened? Another passenger entered the cabin after she exited. So the narrator inquired as to whether the girl hair was long. अब ये जो दूसरे पैसेंजर आए उनसे पूछ रहे उन्होंने वो गर्ल के बारे में कि वो गर्ल्स के हेयर लॉन्ग थे और शॉर्ट थे। टू द न्यू कमर द न्यू पैसेंजर रेस्पॉन्डेड दैट ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन आर आईज, आई हैव नॉट सीन हर hairs but I am only interested in her eyes, not on her hair. He went on to say that she had lovely eyes, उनके आइज के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं उन्होंने कि उसके आइज बहुत लवली थे, but that they were useless. This meant that the girl was also blind. यूजलेस बोले तो यहाँ पर बहुत अच्छे आइज थे उसके लेकिन यूजलेस थे। शी इज ऑल्सो ब्लाइंड। द स्टोरी एंडेड विद द डीपली टचिंग ट्विस्ट कि नरेटर क्या इमेजिन कर रहे थे कि इनो ब्लाइंड है लेकिन वो गर्ल अच्छी है, वो गर्ल क्या इमेजिन करी कि वो ब्लाइंड है लेकिन नरेटर जो है सो अच्छे है, दे ही कैन सी, सो दैट इज द ट्विस्ट इन दिस स्टोरी। नो लाइक इन द पार्ट बी 7th section B question you will get it. Describe the narrator's meeting with the girl in the prose. The eyes are not here. ये ऐसा आपको क्वेश्चन आता, उसमें जो है सो आपको उसकी समरी लिखने का रहता, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के पोएम और प्रोज 2 है आपको, सो एनीवन यू विल गेट द चॉइस। फर्स्ट प्रोज भी आ सकता है, सेकंड पोएम भी आ सकती है आपको चॉइस में। सो 7th पार्ट बी में आपको 7th A में कमेंट ऑन द नरेटर्स अटेम्प्ट टू कवर हिज डिसेबिलिटी इन द स्टोरी। ट्रेन में उन्होंने कैसा डिस्कवर करे थे उन्होंने डिसेबिलिटी अपनी छुपाने के लिए। द आइज आर नॉट हियर, डज ही सक्सीड हुए उन्होंने या नहीं हुए उसके बारे में बोलना है। सो सेम समरी यू कैन राइट हियर। नाउ द नरेटर इज एन इमेजिनेटिव पर्सन, इसके अंदर क्या है, नरेटर एक इमेजिनेटिव पर्सन है। सपोर्ट दिस असर्टेन बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट इज अनकाउंटेड टू द गर्ल ऑन द ट्रेन। तो पहले आपको जो सो इंट्रोडक्शन में राइटर के बारे में लिखने का रहता। सो रस्किन बॉन्ड हैज रिटन ए फैंटास्टिक शॉर्ट स्टोरी द आइज आर नॉट हियर। द आइज आर नॉट हियर, यू हैव टू राइट द लेसन नेम ऑल्सो। अगर आपको पहले कौन लिखे ये और वो लेसन का नेम लिखना है। रस्किन बॉन्ड हैज रिटन ए फैंटास्टिक शॉर्ट स्टोरी द आइज आर नॉट हियर इन विच ही एम्प्लॉयज द फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मेथड। सो द नैरेटिव इज टोल्ड बाय समवन हु इज ब्लाइंड। तो ये पोएम में उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब करे कि कोई एक स्टोरी बोल रहे हैं एंड दैट पर्सन इज ए ब्लाइंड हिमसेल्फ। Light and darkness are the only things that his eyes are sensitive to. He can see light and darkness only. He meets a girl on his way. उन्होंने देहरादून को जा रहे थे वो blind person on train. He strikes up a discussion with her and eventually develops an interest in her. So to impress the girl, he cleverly covers his blindness.
तो जब वो एक लड़की मिली उनको ट्रेन में, तो उसके साथ जब डिस्कशन कर रहे तो उन्होंने डिस्कशन में क्लेवरली क्या करे, उन्होंने ही कवर्स हिज ब्लाइंडनेस, वो लड़की को मालूम ही नहीं होने दिए कि उन्होंने ब्लाइंड है बोल के. Now the dialogue however does not continue long, ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है इन दोनों के बीच में. As the train arrives at her destination, the girls bids him farewell. A new male passenger enter होता है उसके अंदर. The compartment after she has left, the narrator learns from that man, वो आदमी से जो ए मेल पर्सन वहाँ पर पैसेंजर अपने को एंटर होता है वहाँ पर, तो उससे उन्होंने जो है सो मालूम करें कि द नरेटर लर्न्स फ्रॉम दैट मैन द गर्ल वॉज एंटायरली ब्लाइंड. सो द स्टोरी टेलर इज टेकन अबैक बाई द रिविलेशन. ही बिलीव्स ही हैज़ फूल्ड हिमसेल्फ. ठीक है, दिस इज एन आयरनिक ट्विस्ट था इस स्टोरी में, दैट एड्स टू द आर्म ऑफ द स्टोरीज कंक्लूजन. Situationally, irony is well represented in the narrative. Ironically, the author uses two blind persons. तो ऑथर इसमें क्या करे, दो ब्लाइंड पर्सनस को यूज़ करके एक ऐसी स्टोरी फैंटास्टिक बनाए एज प्राइमरी कैरेक्टर्स, नीदर ऑफ whom इज अवेयर ऑफ द अदर ब्लाइंडनेस. दोनों भी ब्लाइंड है, लेकिन स्टोरी में ऐसा प्रेजेंट करे कि नीदर ऑफ whom, दोनों में से किसी को भी जो है सो मालूम नहीं हो रहा था कि कौन ब्लाइंड है कौन ब्लाइंड नहीं है. दोनों एक दूसरे को जो है सो अच्छे है समझ रहे थे. इवन आफ्टर लिसनिंग टू हर पेरेंट्स एडवाइस एंड इंस्ट्रक्शंस टू देयर डॉटर, द ऑथर इज अनअवेयर दैट द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हिम इज ऑल्सो ब्लाइंड. तो ही हैज सिंपली, जैसा कि जब पेरेंट्स उनके इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो गर्ल को ट्रेन में सी ऑफ करते जब, तो कोई भी एक लड़की को दूसरे स्टेट को भेजने के लिए जो है सो पेरेंट्स जैसा नॉर्मली गाइड करते हैं वैसा गाइड कर रहे समझो नो. ही हैज़ नॉट bring in his mind that the girl is blind, that's why the parents are advising him like that. वो लड़की अंधी है, इसकी वजह से पेरेंट्स उनको एडवाइस कर रहे हैं, वैसा उनके माइंड में कुछ भी नहीं आया ऑथर के यहाँ पर. The author depicts the landscape outside from his recollections in order to avoid her from discovering that he is blind. So to keep the story alive, he tells the girl that she has a beautiful face. अब यहाँ पर थोड़ी देर तक उन्होंने खामोश बैठे, उसके बाद जो है सो उन्होंने अपने आप को बताना चाह रहे कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ. The girl should not think that he is blind. So what he has told to that girl, she has a beautiful face. So the storyteller eventually deceives himself. He may have also misled the girl because she was unaware that her companion was also blind. क्योंकि वो लड़की को खुद भी नहीं मालूम कि कंपेनियन जो है वो ब्लाइंड है और वो खुद भी ब्लाइंड है, बल्कि सामने वाले को नहीं मालूम है, बल्कि उन्होंने भी डिपिक्ट करे वैसा. The author begins the narrative in a basic yet intriguing manner. The two of them had a dialogue that was entirely imaginative dialogues and based on his previous experiences. Because he was blind, the author took a chance by complimenting her appearance. क्योंकि उनको imaginary था, उन्होंने जहाँ पर रहते थे तो वहाँ पर के जो हिल स्टेशंस की वो imaginary figures थे. So like that he was discussing with the girls in the train कि वहाँ पर का कितना beautiful nature है. Like that he has explained about that. Human behavior in making initial assumptions about how we view the world and other people throughout the narrative. The narrative teaches us something extremely important. God has given each and every person in the world a fair portion of luck and skill. Even though blind people, they can imagine the nature of the beauty, even though they did not see, but they understand. So that is the God gift for them. सो इंस्टेड ऑफ हाइडिंग आवर फ्लॉस वी शुड एन्जॉय वॉट वी हैव. तो यहाँ पर अपनी कमियों को नहीं दिखाते हुए जो है सो वो लोग ऐसी लाइफ जीते कि वो लोगों के पास क्या है उसको फुल एन्जॉय करते हो लोग, जस्ट बाई इमेजिनिंग. सो वॉट वी हैव ए नॉट कंप्लेन अबाउट वॉट वी डोंट. फाइनली वी लर्न अवर valuable lessons about the impact of initial assumptions on our perceptions of the world and other people.